आज हम समानता की धारणा पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है और लोकतंत्र के मुख्य रूप से 4 स्तंभ है: समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय। तो ऐसे में 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के सिद्धांत के बहुत अधिक विकसित होने से जो समानता का महत्व है वो और भी अधिक बढ़ गया है। लेकिन राजनीति शास्त्र के संपूर्ण क्षेत्र में समानता की धारणा से कठिन कोई अन्य धारणा नहीं है। ऐसा इसलिए कि जो समानता का अर्थ है उसके विषय में जो विचारक हैं, राजनीतिक विचारक, वो एक मत नहीं है। कुछ विचारकों का मत है कि प्रकृति ने सभी को समान पैदा किया है और इसलिए सभी व्यक्ति समान हैं, सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए, सभी की एक समान आय होनी चाहिए। तो समानता के इस अर्थ के जो समर्थक विद्वान हैं वो मुख्य रूप से प्राकृतिक समानता पर बल देते हैं और उनका विचार है कि प्रकृति ने उन्हें समान रूप से रहने के लिए ही बनाया है। तो ऐसे में जो समानता का ये अर्थ है ये उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया ही नहीं है और व्यवहारिक पक्ष से भी यह उचित प्रतीत नहीं होता। इतिहास के किसी भी युग में, किसी भी देश में इस प्रकार की समानता ना कभी स्थापित हो सकी और ना ही हो सकती है। तो फिर ऐसे में समानता का सही अर्थ क्या है? तो समानता का जो वर्तमान समय में अर्थ लिया गया है, जो कि व्यवहारिक रूप से भी उचित है, उसमें एक तो विचारक हुए बार्कर। बार्कर कहते हैं कि समानता के सिद्धांत का अर्थ यह है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं वही सुविधाएं उसी रूप में दूसरों को प्राप्त होंगी तथा जो अधिकार दूसरों को प्रदान किए गए हैं वे मुझे भी प्राप्त होंगे। इसी तरह से ही एक विचारक हुए हैं लास्की। लास्की कहते हैं नागरिक होने के नाते जो अधिकार अन्य व्यक्तियों को मिले हैं उसी रूप में तथा उसी सीमा तक ही वो अधिकार मुझे भी मिलने चाहिए। यहाँ विचारक इस बात पर भी बल देते हैं कि जो समानता का अर्थ है वो समरूपता नहीं है, क्योंकि समाज में, राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति की रुचियाँ अलग हैं, योग्यताएं अलग हैं, इच्छाएं अलग हैं। तो ऐसे में सभी व्यक्तियों में समरूपता होना असंभव है। इसके बारे में लास्की ने बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया है। वो कहते हैं कि समानता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। यदि ईंटें बनाने वाले मजदूर को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक की आय के बराबर आय दी जाने लगे तो समाज का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। समानता का प्रथम अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव और इसका दूसरा अर्थ है सभी को विकास करने के लिए योग्य अवसर प्राप्त हों। तो इस प्रकार से इन विचारकों के जो विचार हैं उसके आधार पर समानता के 2 पक्ष माने गए हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है नकारात्मक पक्ष, समानता का नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष से समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति, वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव। इसका अर्थ है कि रंग, नस्ल, जाति, धर्म आदि के आधार पर ना तो किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा सकता है और ना ही किसी को इन आधारों पर कोई विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। माने नकारात्मक पक्ष से स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी व्यक्तियों के अधिकारों में समानता होनी चाहिए। माने इसमें राज्य को, समाज को कुछ कार्य ना करने की सलाह दी गई है, इसीलिए इसको कहा गया है समानता का नकारात्मक पक्ष। दूसरा है इसमें सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष से समानता का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को विकास करने के लिए उचित अवसर प्राप्त हों। अब इन उचित अवसरों का अर्थ ये नहीं है कि सभी को समान अवसर प्राप्त हों। समान अवसरों की प्राप्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग हैं, भावनाएं अलग हैं, रुचियां अलग हैं, योग्यताएं भी अलग हैं और हर व्यक्ति को अपनी रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार ही विकास करना है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार ही विकास करने के उचित अवसर प्रदान किए जाएं। यदि सरकार सभी व्यक्तियों को
अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने के लिए उचित अवसर प्रदान करती है, तो हम कह सकते हैं कि वह सरकार समानता के सिद्धांत पर अमल कर रही है। इसके विपरीत यदि कोई सरकार कुछ एक व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार विकास करने के लिए अवसर प्रदान करती है, लेकिन अन्य रुचियों और योग्यताओं वाले व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं देती, तो यह पूरी तरह से समानता के सिद्धांत की स्पष्ट रूप से अवहेलना है। तो ये जो समानता का सकारात्मक पक्ष है, इसमें सरकार को, राज्य को, समाज को कुछ कार्य करने की सलाह दी गई है जिससे कि समाज में समानता स्थापित हो सके। इसलिए इसे समानता का सकारात्मक पक्ष कहा गया है। इस सारे वर्णन के आधार पर जो समानता का अर्थ है वो क्या हुआ कि जन्म, धर्म, जाति, रंग या किसी अन्य आधार पर विशेष अधिकारों का अभाव हो। दूसरा, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था हो। और तीसरा, सभी व्यक्तियों को अपना सर्वोत्तम विकास करने के लिए योग्य और समान अवसरों की उपलब्धता हो, माने समान योग्यता वाले व्यक्तियों को जीवन में विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। और फोर्थ, इसमें व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी योग्य अवसरों की समान व्यवस्था समाज द्वारा, राज्य द्वारा की जाए। इसके बाद इसमें आ जाता है समानता की विशेषताएं। समानता की विशेषताओं में फर्स्ट है समानता का भाव, पूर्ण समानता नहीं। माने जो समानता का अर्थ है वो सभी लोगों को पूर्ण समानता प्रदान करना नहीं है। पूर्ण समानता कौन सी समानता है? जिसे हमने पीछे जाना प्राकृतिक समानता के रूप में, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि समाज में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनमें प्राकृतिक विभिन्नताएं तो है ही, क्योंकि प्रकृति ने भी हम सबको एक जैसा नहीं बनाया। इसके अलावा भी और भी अनेक तरह की जो विभिन्नताएं हैं व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण समानता की जो संभावना है वो तो संभव ही नहीं है, वो स्थापना हो ही नहीं सकती। तो समानता का भाव क्या है? एक जैसी अवस्थाओं में सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। सेकंड है इसमें भेदभाव का निषेध। माने जहां धर्म, जाति, जन्म या किसी और ऐसे संकीर्ण आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव किया जाता है तो वहां समानता का अस्तित्व नहीं हो सकता। भेदभाव का जो निषेध है वही समानता का सारांश है। नेक्स्ट है इसमें संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था। हालांकि जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव का जो अस्तित्व है वो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, लेकिन यदि किसी जाति या किसी और आधार पर जो समाज का कमजोर वर्ग है या पिछड़ी जातियां हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार कोई विशेष प्रावधान करती है, राज्य कोई विशेष प्रावधान करता है उनके विकास के लिए, और इन वर्गों को राज्य की ओर से कुछ विशेष रियायतें या सुविधाएं दी जाती हैं, तो ऐसी जो रियायतें हैं या ऐसी जो सुविधाएं हैं वो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। कमजोर वर्ग के पक्ष में जो भेदभाव की व्यवस्था है उसको संरक्षित भेदभाव कहा गया है, क्योंकि ऐसे भेदभाव का जो उद्देश्य है वो पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज के उन्नत वर्ग के लोगों के समान विकास करने के योग्य बनाना है। माने जब सरकार द्वारा, राज्य द्वारा समाज में पिछड़ी हुई श्रेणियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार उनको बहुत आगे ले जाना चाहिए, नहीं, सरकार उनको बहुत आगे ले जाना चाहती है, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये है कि सरकार, राज्य उस वर्ग को जो कि समाज में बहुत पीछे रह गया था किसी भी कारण से, जाति के कारण से या किसी अन्य कारण से, उनको कुछ विशेष रियायतें दे रही है, कुछ विशेष सुविधाएं दे रही है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, बाकी व्यक्तियों के समान विकास कर सके। माने समानता स्थापित करने के लिए जो संरक्षित भेदभाव है उसकी व्यवस्था राज्य द्वारा, सरकार द्वारा की जा सकती है। जैसे कि हमारे ही देश में अनुसूचित जातियां और जो जनजातियां हैं उनके लिए लगभग हर क्षेत्र में विशेष रियायतों की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में अंकित किया गया है और
ऐसी जो समानता है, ऐसा जो संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था है, उसको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं माना गया। नेक्स्ट है इसमें विशेष अधिकारों का अभाव। यदि समाज के किसी भी वर्ग के लिए जन्म, वंश, धर्म, नस्ल, सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था की जाती है, तो उस समाज में समानता का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। सरकार के पास, राज्य के पास देने को क्या है? पद और पुरस्कार। वही पद और पुरस्कार कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिए यदि सुरक्षित कर दिए जाएं, तो इसका अर्थ क्या है कि उस समाज में राज्य द्वारा, सरकार द्वारा सबको समानता प्रदान नहीं की गई। तो ये जो विशेष वर्गों के लिए यदि कोई पद या पुरस्कार सुरक्षित रखा जाता है और अन्य लोगों को उन पद और पुरस्कारों से वंचित रखा जाता है, तो ऐसी जो स्थिति है उसे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें समान अधिकारों की व्यवस्था। हर देश में अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, तो वो जो अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं किसी भी राज्य विशेष का नागरिक होने के नाते, वो सभी नागरिकों को समान रूप से दिए जाएं। उसमें धर्म, जाति, वंश या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। जो समानता का सिद्धांत है वो ये मांग करता है कि किसी भी आधार पर व्यक्तियों के साथ किसी भी, चाहे तो वो जाति के आधार पर, चाहे रंग के आधार पर, चाहे नस्ल के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को अधिकार से वंचित न किया जाए। हर नागरिक के लिए समान अधिकारों की जो व्यवस्था है वो समानता की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है इसमें अवसरों की समान उपलब्धता, कि जो अधिकार व्यक्ति को राज्य की ओर से दिए गए हैं वो अधिकार सभी को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए, और हर तरह के जो अवसर हैं वो भी सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर अपना सर्वोत्तम विकास करने के लिए अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ भी बात वही आ जाती है, सबको समान अवसर नहीं बल्कि समान योग्यता वाले व्यक्तियों को विकास के समान अवसर राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाएं। नेक्स्ट है मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति मानवीय विकास का मूल आधार है, और जिस समाज में सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उस समाज में समानता का अस्तित्व संभव ही नहीं हो सकता। समानता के अस्तित्व के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति आसानी से हो। माने व्यक्ति काम कर रहे हैं और काम के बाद भी उसको इतना वेतन नहीं मिल रहा कि वो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इज्जत से, सम्मान से समाज में जी सके। तो इसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं समाज में आर्थिक शोषण हो रहा है और समाज में आर्थिक असमानता व्याप्त है, जिस वजह से कुछ व्यक्ति या अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? माने उस राज्य में, उस समाज में समानता की स्थापना नहीं हो सकी। राज्य या सरकार समानता स्थापित करने में असफल रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि विशेष अधिकारों का अभाव, सभी के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था, अवसरों की समान उपलब्धता, मानवीय जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति और हर प्रकार के भेदभाव का अभाव ही समानता की आवश्यक विशेषताएं हैं।